हेलो फ्रेंड्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारी पार्टनरशिप यूनिट का फोर्थ चैप्टर है, जिसका नाम है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। इनफैक्ट ये अपने आप में दो अलग अलग टॉपिक हैं जो अकाउंटिंग वाइज लगभग सेम से हैं, बट मीनिंग वाइज बिल्कुल अलग हैं। रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। अब ऑब्वियसली डेथ का मतलब तो हर बंदा समझता ही है। अब बात मैं पहले रिटायरमेंट की करूँ, क्या होती है। जैसे ही हम रिटायरमेंट का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर आती है दैट वर्क पर्सन इज गेटिंग ओल्ड एंड नॉट एबल टू डू द वर्क, हेंस ही इज गेटिंग रिटायर्ड आफ्टर अटेनिंग ए सर्टेन एज। यहाँ बिजनेस में उस रिटायरमेंट से ये मतलब नहीं है। Obviously, retirement means leaving your existing business organization. Obviously, उसका मतलब यही है कि मैं अपना बिजनेस अब अपनी पार्टनरशिप से छोड़ के जा रहा हूँ। बट नीड नॉट नेसेसरी कि भाई मेरी उम्र ज़्यादा है, मैं बूढ़ा हो गया, सिर्फ यही कारण है कि अब मेरे से काम नहीं होता, मैं छोड़ के जा रहा हूँ। देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजन्स फॉर ए पार्टनर टू गेट रिटायर। आई एम एक्सप्लेनिंग जस्ट फ्यू ऑफ दोज। पहला है कैपिटल या मनी प्रॉब्लम्स विच में कॉल्ड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। हम लोगों को पता है जब तक एक पार्टनर पार्टनरशिप में रहता है वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है। अब हो सकता है किसी पार्टनर के पास इतने पैसे नहीं है कि वो कैपिटल बिजनेस में लगाए रखे। हो सकता है उसे अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे चाहिए, कोई फैमिली कुछ इश्यूज़ हैं, इसलिए वो चाहता है कि मैं यहाँ से अपना पैसा इनकैश करा लूँ, आई लीव दैट ऑर्गेनाइजेशन, ताकि जो एंट्री करते समय एडमिशन के समय मैंने कैपिटल दी थी वो मुझे वापस मिल जाए और वहाँ से मैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूँ। इट कैन बी वन ऑफ द कॉज। सेकेंड, क्वाल अमंग पार्टनर्स, यानी पार्टनर्स के बीच में आपसी झगड़े होना। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। हम भी जानते हैं, हमारे भी भाई बहन होते हैं तो हम आपस में लड़ लेते हैं। लाइकवाइज एक पार्टनरशिप इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन, जहाँ पे मल्टीपल लोग आपस में मिलके काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि वहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस है, लोगों की अपनी अलग अलग राय है। और ऐसा भी हो सकता है कि सम ऑफ देम आर क्वाइट एग्रेसिव और पार्टनर्स के बीच में आपस में झगड़ा रहता है, जिस वजह से भी एक पार्टनर चाहता है कि भाई मैं इस झगड़े का पार्ट नहीं बना रहना चाहता, आई वॉन्ट टू लीव। तो ये भी एक कारण हो सकता है फॉर दैट पार्टनर टू रिटायर। थर्ड रीजन इज बीइंग फीलिंग नेग्लेक्टेड। व्हाट डू वी मीन बाय फीलिंग नेग्लेक्टेड? हमें पता है पार्टनरशिप में तो सारे ही पार्टनर्स मालिक हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है किसी पार्टनर को ऐसा भी महसूस हो सकता है कि पार्टनरशिप के बिजनेस रिलेटेड डिसीजन लेते समय, पार्टनरशिप में बिजनेस रिलेटेड डिसीजन लेते समय भाई मेरे से तो पूछा ही नहीं जाता या मेरी तो बात मानी नहीं जाती, तो फिर मैं कहाँ का मालिक, फिर मेरा क्या फ़ायदा यहाँ पे। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न जिस कारण भी पार्टनर डिसाइड करता है कि आई वांट टू क्विट दिस ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा भी पॉसिबल है। द फोर्थ रीज़न इज, ऐसा भी पॉसिबल है कि भाई वो कोई और काम कर रहा हो, उसे लगता हो इस बिज़नेस का भविष्य नहीं है, और वो समझदार है, उसे लगता है कि इस बिज़नेस में लंबे टाइम तक काम करने का कोई फ़ायदा नहीं, लेट्स गो फॉर सम अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसलिए भी छोड़ना चाहता है। हो सकता है वास्तव में ही कोई हेल्थ इश्यूज़ हो, वास्तव में ही बंदा बुजुर्ग हो गया, वास्तव में उससे काम नहीं होता, सो ही वांट्स टू लीव दिस ऑर्गेनाइजेशन। सो देयर कैन बी एनी रीज़न फॉर ए पार्टनर टू गेट रिटायर। ऑब्वियसली वो पार्टनर कभी भी अपनी फर्म छोड़ के जा सकता है। जहाँ मैं इसकी लीगल बात करूँ तो आप ऐसे नहीं छोड़ के जा सकते कि आज कह दिया कल से दुकान पे नहीं आऊँगा। आपको सभी पार्टनर्स को एक नोटिस देना पड़ता है, राइटिंग में नोटिस देना पड़ता है कि भाई साहब मैं इस दिन से अपनी फर्म छोड़ दूंगा, मैं इस दिन से पार्टनरशिप में नहीं आऊँगा। तो रिटर्न नोटिस के बाद ही आप छोड़ सकते हो। ऑब्वियसली लीगल टेक्निकलिटीज़ और भी, हम उनको भी बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम अकाउंटिंग पे आते हैं। तो ये तो बात थी रिटायरमेंट की। अब बात आती है डेथ ऑफ ए पार्टनर। आपको मालूम ही है डेथ ऑफ ए पार्टनर की, कोई पार्टनर की डेथ हो जाए तो बाय द लॉ जो कानून कहता है
ओनली लिविंग पर्सन्स कैन बी पार्टनर। कानून कहता है सिर्फ जीवित व्यक्ति ही, अलाइव पर्सन्स ही पार्टनर हो सकते हैं, मरा हुआ आदमी पार्टनर नहीं हो सकता। तो जैसे ही किसी पार्टनर की डेथ होती है, बाय द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑटोमेटिकली वो पार्टनरशिप से बाहर हो जाता है, पार्टनरशिप से एग्जिट हो जाता है। अब ऐसे में एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आता है कि सर सपोज करो ए, बी और सी पार्टनर हैं, सी की डेथ हो गई और आप बता रहे हो कि सी की डेथ होते ही सी पार्टनरशिप के बाहर हो जाएगा। अब सी का लड़का है डी, देयर इज अ पर्सन कॉल्ड डी हु इज सीज सन। तो क्या डी अपने फादर की बजाय, सी की बजाय सेम पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकता है या नहीं बन सकता? द लॉ सेज ही कैन बिकम पार्टनर बट ओनली विद द अप्रूवल ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो ए और बी की अप्रूवल के साथ ही पार्टनर बन सकता है, ऐसे पार्टनर नहीं बन सकता। यानी डी ऑटोमेटिकली सी को रिप्लेस नहीं कर सकता। डी को अगर पार्टनर बनना है तो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर की जितनी भी शर्तें होती हैं, जितने भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, सभी को फॉलो करना पड़ेगा। वो सभी फॉलो होंगे, ओनली देन डी कैन बी एडमिटेड एज ए पार्टनर, अदरवाइज ही कैन नॉट बी एडमिटेड एज ए पार्टनर। क्लियर दोस्तों? तो अभी हम सिर्फ रिटायरमेंट वाले पोर्शन पे फोकस करते हैं, डेथ की बात हम बाद में करेंगे। अब बात आई, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है तो हमें अकाउंटिंगली क्या क्या करना होता है? तो दोस्तों सबसे पहला काम हमें जो करना होगा वो होगा न्यू रेशो कैलकुलेट करना। जैसे हमने एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में सीखा था, जैसे ही कोई नया पार्टनर आता है तो हम न्यू रेशो निकालते हैं, उसी तरीके से जैसे ही कोई पार्टनर रिटायर होता है उस समय भी हम न्यू रेशो निकालते हैं। क्यों? बड़ा सिंपल सा रीज़न है कि सपोज ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स। मान के चलते हैं कि ए, बी, सी ये तीन लोग पार्टनर हैं, तो आज तक का प्रॉफिट इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होता था। सपोज करो सी गेट्स रिटायर, अब सी दुकान छोड़ के जाना चाहता है, तो आगे से प्रॉफिट के हकदार कौन होंगे? ओनली ए एंड बी विल शेयर प्रॉफिट अमंग देमसेल्फ। इसलिए मुझे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी ए और बी का चाहिए होगा। हैंस जैसे ही कोई पार्टनर रिटायर होगा, द फर्स्ट स्टेप विल बी कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। क्लियर गाइस? तो दोस्तों पहला स्टेप था हमारा कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। सेकेंड स्टेप इज कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। याद है आपने एडमिशन के समय सेक्रीफाइस रेशियो निकाला था, यहाँ पे ऑपोजिट होगा, हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे। कैसे गेनिंग रेशियो? फिर वही कॉमन सेंस की बात है, पहले जो पैसा 3 आदमियों में बंटता था, सी के छोड़ जाने के बाद अब वो पैसा 2 लोगों में बटेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, पहले प्रॉफिट में 3 लोग मालिक थे, अब 2 लोग मालिक हैं। तो मेंबर कम हो जाने की वजह से जो पार्टनर बचे हैं ए और बी, उनके हिस्से में कुछ ना कुछ तो इंक्रीज होगा, कुछ ना कुछ तो इजाफा होगा। सो दे विल बी गेनिंग एट द टाइम ऑफ सीज रिटायरमेंट। जैसे हमने देखा था, किसी नए पार्टनर के आने से पुराने वाले पार्टनर्स के शेयर में कमी आ जाती थी, उसके लिए आप सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करते थे। यहाँ किसी के जाने से पुराने वाले पार्टनर, जो बचे हुए पार्टनर हैं, उनके रेशियो में इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे? गेनिंग रेशियो। नेक्स्ट टॉपिक विल बी एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। जैसे कि आप लोगों ने एडमिशन वाले चैप्टर में देखा था, मैं जिस गुडविल की बात कर रहा हूँ, दिस इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। जब कोई नया पार्टनर आता था, आप उससे गुडविल के पैसे मंगवाते थे कि भाई गुडविल तो हमारी पुराने लोगों की मेहनत का रिजल्ट है, तू नया पार्टनर आ रहा है तो कैपिटल के पैसे भी ला और गुडविल के पैसे भी ला। वो बात और थी, वो गुडविल का पैसा कभी कभार कैश में लाता था और कभी कैश में नहीं लाता था,
वो हम दोनों तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझते हैं। अब यहाँ क्या होगा दोस्तों, हमारी फर्म थी ABC की, 3 लोग पार्टनर थे, मिल के फर्म चला रहे थे। सपोज करो आज के दिन इस फर्म की गुडविल 3 लाख रुपए है। भाई वो गुडविल किसकी वजह से है? ऑब्वियसली A, B और C तीनों की मेहनत की वजह से। अब C छोड़ के जा रहा है तो C क्या कहेगा A और B को कि भाई मेहनत तो हम तीनों ने करी, रेपुटेशन तो हम तीनों ने बनाई, लेकिन मेरे जाने के बाद उसका बेनिफिट तो सिर्फ तुम दोनों को मिलेगा। इसलिए C क्या कहता है कि भाई मेरे को मेरे हिस्से की गुडविल के पैसे कैश दे दो, क्योंकि गुडविल तो लेके नहीं जा सकता। गुडविल तो हमें पता कोई टेंजिबल चीज़ थोड़ी है जो अपने हिस्से की उठाई और ले गया, ये तो इनटेंजिबल है। इसलिए वो कहेगा कि पूरी फर्म की गुडविल में से मेरी वैल्यू निकाल लो, मेरा हिस्से की वैल्यू निकाल लो। तो जैसे एडमिशन के समय हम नए आने वाले पार्टनर से गुडविल का पैसा मंगवा लेते थे, ऐसे रिटायरमेंट के समय जाने वाले पार्टनर को हम उसके हिस्से की गुडविल का पैसा दिया करेंगे। तो दैट विल बी आवर थर्ड स्टेप इन द चैप्टर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। नेक्स्ट स्टेप विल बी रीवैल्यूएशन अकाउंट। ऑब्वियसली इस वर्ड से आप अच्छी तरह वाकिफ हो, ये हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी देखा, ये हमने एडमिशन में भी देखा। तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाना होगा। नेक्स्ट स्टेप विल बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑब्वियसली आप आज तक बनाते आए हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वैसे ही बनाओगे। एंड नीडलेस टू से एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और एक्यूमुलेटेड लॉसेस भी होगी। याद है ना, पढ़ा था हमने जर्नल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, जो हमारे एक्यूमुलेटेड पुराने जुड़े हुए प्रॉफिट या लॉसेस थे। क्योंकि भाई वो जोड़े किसने थे? A, B और C ने मिला के। C के जाने के बाद काम किसके आएंगे? वो A और B के। इसलिए भाई C भी तो अपना हिस्सा मांगेगा ना उसमें से, तो वो एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस करेंगे। रीवैल्यूएशन हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया। देन देयर विल बी एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। जैसे हमने एडमिशन में देखा था वैसे हम यहाँ देखेंगे। कभी कभी बच्चों आप लोगों को एक अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम होगा पार्टनर्स लोन अकाउंट। नाउ व्हाट इज दैट पार्टनर्स लोन अकाउंट? दोस्तों समझो, C रिटायर हुआ, C छोड़ के जा रहा है। अब जैसे नया आदमी आता था वो पैसे लाता था, ऐसे जो छोड़ के जाएगा वो भी तो अपना हिस्सा मांगेगा। फॉर एग्जाम्पल C कहेगा मेरी कैपिटल मेरे को वापस करो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस में मेरे को पैसे दो, मेरा रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट मुझे दो, इस तरीके से मेरी गुडविल के पैसे मुझे दो, ये सारी चीज़ें मांगेगा। सपोज करो ये सब कुछ मिला के C का हक बना 5 लाख रुपीज़, ये सारी चीज़ बना के। अब हो सकता है फर्म के पास अभी 5 लाख रुपए हों और हो सकता है फर्म के पास अभी 5 लाख रुपए ना भी हों। अगर हैं और फर्म दे दे तो कोई बात नहीं। मान लो फर्म के पास अभी पैसे नहीं हैं, तो A और B कहते हैं C को कि भाई माना तू 5 लाख रुपए मांगता है, लेकिन अभी फर्म के पास इतने पैसे नहीं हैं कि एकदम से तेरे को उठा के दिए जा सके, इसलिए भाई हम ये तेरे को पैसा इंस्टॉलमेंट में धीरे धीरे करके दे देंगे। तो जब तक पैसा दे नहीं देते तब तक दिस मनी विल बी ट्रीटेड एज सीज लोन, और उसके सेटलमेंट के लिए हमें लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा। एंड लास्ट थिंग जो आप हमेशा से करते आए हैं, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। न्यू फर्म किस किस की बनेगी? कॉमन सेंस है, अभी ABC पार्टनर है तो पार्टनरशिप इन तीनों के बीच में है। कल C छोड़ के चला जाएगा तो पार्टनरशिप किस किस के बीच बच जाएगी? सिर्फ A और B। सो A एंड B विल कॉन्स्टिट्यूट द न्यू फर्म। तो नई फर्म के बुक्स में बैलेंस शीट बनानी होगी। तो ये सारा काम हमें करना होगा इस चैप्टर में, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। काफ़ी कुछ एडमिशन से मिलता जुलता है। अगर आपने एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में अच्छी सी मेहनत कर रखी है, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर है, तो आई डोंट थिंक कोई बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी। बट ऑपोजिटली चलेगा,
क्योंकि एडमिशन के समय मैं सारे पैसे मंगवा रहा होता था, रिटायरमेंट के समय हमें सारे पैसे देने पड़ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा वे टू गो है। रिटायरमेंट में हमें इस तरीके से काम करना होगा। थैंक यू।